नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक वास्तुकला की बात करने वाले हैं जिसने हमारे देश की मजबूत नींव रखी। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की एक महान रूपरेखा। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, संविधान सभा की समितियां। दूसरा, प्रारूप समिति का गठन। तीसरा, संविधान के 3 पठन। चौथा, 26 नवंबर 1949 का महत्व। और अंत में संविधान निर्माण से जुड़े कुछ हैरान करने वाले आंकड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, संविधान सभा की समितियां। अब देखिए, इतने बड़े देश की व्यवस्था बनाना किसी एक इंसान के बस की बात तो थी नहीं, है ना। इसलिए काम को बांटने के लिए विशिष्ट समितियां बनाई गई। जो सबसे भारी भरकम जिम्मेदारियां थी वो शीर्ष नेताओं ने खुद संभाली। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघीय संविधान, संघीय शक्ति और राज्यों के लिए जो समितियां थी उनका नेतृत्व किया। मतलब केंद्र और राज्यों का पूरा संतुलन इनके हाथों में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान और सबसे अहम सलाहकारी समिति की कमान संभाली। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने प्रक्रिया नियम, संचालन और राष्ट्र ध्वज के लिए बनी तदर्थ समिति का मार्गदर्शन किया। एकदम बेहतरीन सामूहिक प्रयास। अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए, सरदार पटेल की जो सलाहकारी समिति थी ना, उसका काम इतना व्यापक था कि उसके अंतर्गत कुछ बेहद अहम उपसमितियां बनानी पड़ी ताकि नागरिकों के सबसे संवेदनशील मुद्दों को संभाला जा सके। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों के लिए जेबी कृपलानी को जिम्मेदारी मिली। अल्पसंख्यकों के मुद्दों के लिए एच.सी. मुखर्जी आगे आए। इसी तरह असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई और बाकी बाह्य क्षेत्रों के लिए ए.बी. ठक्कर को कमान सौंपी गई। मकसद बिल्कुल साफ था, देश के हर एक वर्ग की आवाज इस दस्तावेज में शामिल होनी चाहिए। वैसे इन बड़ी समितियों के अलावा भी कुछ लोग पर्दे के पीछे से इस पूरी मशीनरी को सुचारू रूप से चला रहे थे। जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा की कार्य समिति का नेतृत्व किया, यानी सभा के रोजमर्रा के काम उनके जिम्मे थे। और हाँ, जब संविधान का पहला मसौदा बन गया ना, तो उसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनी जिसका नेतृत्व फिर से पंडित नेहरू ने ही किया। चलिए अब आते हैं इस पूरे कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, प्रारूप समिति का गठन। इतिहास की ये तारीख 29 अगस्त 1947, आप कह सकते हैं कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। इसी दिन प्रारूप समिति बनी थी और इस पूरी रूपरेखा का मुख्य वास्तुकार किसे चुना गया? बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनका जो बेजोड़ कानूनी ज्ञान और दूरदृष्टि थी ना, उसी ने इस पूरी निर्माण प्रक्रिया को एक बेहद मजबूत दिशा दी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस काम में अकेले नहीं थे। उनके साथ 6 और बेहद प्रतिभाशाली कानूनविद काम कर रहे थे। एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और के.एम. मुंशी। यहाँ एक और रोचक बात है, इस प्रक्रिया के बीच में कुछ बदलाव भी हुए। बी.एल. मित्र को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़ा, तो उनकी जगह एन. माधवराव आए। और 1948 में डी.पी. खेतान के निधन के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 60। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रारूप समिति ने अपना काम कितनी गहराई से किया होगा? उन्होंने सिर्फ अपने विचारों पर ही निर्भर ना रहकर दुनिया भर के लगभग 60 अलग अलग देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। जो भी सर्वश्रेष्ठ विचार थे और जो भारत के परिस्थितियों के हिसाब से एकदम सटीक बैठते थे, उन्हें हमारे संविधान में पिरोया गया। सच में ये विश्व इतिहास के सबसे व्यापक अध्ययनों में से एक था। अब इतने शोध के बाद जो मसौदा बना, उसे पारित करना भी तो कोई आसान काम नहीं था। तो चलिए बात करते हैं संविधान के 3 पठनों की। देखिए, कोई भी महान कृति रातों रात तो बनती नहीं है। जब मसौदा तैयार होकर सभा के सामने आया तो उसकी जबरदस्त और सख्त समीक्षा शुरू हुई। पहला पठन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। ये बस एक परिचयात्मक चर्चा थी। असली मेहनत हुई दूसरे पठन में, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। सोचिए, लगभग 1 साल। एक एक अनुच्छेद, एक एक शब्द पर लंबी बहसें हुई, हजारों संशोधन प्रस्तावित किए गए। इसके बाद जाकर तीसरा और अंतिम पठन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ, जिसने इस महान किताब को इसका अंतिम रूप दिया। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने अगले अहम विषय पर, 26 नवंबर 1949 का महत्व। यही वो ऐतिहासिक दिन था
26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने आखिरकार इस दस्तावेज को पूरी तरह से पारित कर दिया। इसी दिन भारत के लोगों की ओर से इसे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया, यानी स्वयं को सौंपा गया। किसी भी स्वतंत्र देश के लिए अपना खुद का सर्वोच्च कानून तय करने से बड़ा गर्व का क्षण और क्या हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की जानकारी है जो अक्सर लोगों के ध्यान से उतर जाती है। पूरा का पूरा संविधान 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ था, लेकिन 15 ऐसे अहम अनुच्छेद थे जिन्हें तुरंत उसी दिन लागू कर दिया गया। क्यों? ताकि नए राष्ट्र का काम रुके नहीं। नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद 5 से 9, राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव आयोग, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और अंतरिम सरकार के लिए जरूरी अस्थायी प्रावधान तुरंत प्रभाव में आ गए। मतलब देश चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था उसे बिना देरी किए शुरू कर दिया गया। तो देखा जाए तो इन दोनों तारीखों का अपना अपना गहरा महत्व है। 26 नवंबर 1949 को केवल तात्कालिक आवश्यकता वाले 15 अनुच्छेदों को आंशिक रूप से लागू किया गया था और ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को शेष पूरा संविधान लागू हुआ और तब जाकर भारत पूर्ण रूप से एक गणतंत्र बना। ये एक बहुत ही सोची समझी और व्यवस्थित शुरुआत थी। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पे आते हैं, संविधान निर्माण के आंकड़े। हमने नेताओं की बात की, प्रक्रिया की बात की, लेकिन इस पूरी परियोजना का पैमाना कितना विशाल था ये इसके आंकड़े बताते हैं। संख्या 11। इस पूरे दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले संविधान सभा ने 11 लंबी और थकाऊ बैठकें या कहें सत्र आयोजित किए। और यकीन मानिए ये कोई साधारण बैठकें नहीं थी। इनमें जबरदस्त विचार विमर्श हुआ, तीखी बहसें हुई और उन पर तब तक चर्चा चली जब तक हर प्रावधान पर आम सहमति नहीं बन गई। और अब वो समय अवधि जो शायद हम सबको याद होनी चाहिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये वो सटीक समय है जो संविधान सभा ने इस विशाल और जटिल दस्तावेज का मसौदा तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने में लगाया। सच में इतना धैर्य और अटूट समर्पण अद्भुत है। अगर हम संविधान सभा के पूरे जीवन काल को देखें ना, यानी 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक से लेकर 24 जनवरी 1950 के आखिरी दिन तक, तो ये सभा कुल 3 साल 1 महीना और 16 दिन तक अस्तित्व में रही। एक राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करने के लिए बिताए गए 3 साल सचमुच इतिहास के सबसे सुनहरे साल थे। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या आज के समय में इतने बड़े और विविधताओं से भरे राष्ट्र के लिए ऐसा सर्वसम्मत और एकजुट ढांचा तैयार करना संभव है? उन महान विचारकों ने उस दौर में जो कर दिखाया वो केवल एक कानूनी किताब नहीं बल्कि भारत की आत्मा का दस्तावेज है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की खोज में लगे रहिए।